जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम मेवाड़ की गुहिल वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम महाराणा कुंभा के बारे में इससे पिछले वाले लेक्चर में चर्चा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको अब यहीं पर बाइंड अप करते हैं और इसका जो सेकंड पोर्शन है महाराणा कुंभा के बारे में, वो सेकंड वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों आज हम महाराणा कुंभा के बारे में कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। महाराणा कुंभा पिछले वाले वीडियो से ही कंटिन्यू है ये, तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप कम से कम पिछले वाला वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको थोड़ी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। महाराणा कुंभा जो कि दोस्तों चित्तौड़ के सबसे महान शासकों में से एक हैं। अगर तलवार की बात करें तो तलवार के दम पर भी चित्तौड़ के महानतम शासकों में से एक नाम आता है कुंभा का। लेकिन दोस्तों इनका योगदान केवल रणनीतिक या फिर युद्ध क्षेत्रों में ही देखने को नहीं मिलता है। इनका योगदान दोस्तों अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे साहित्य में इनका योगदान देखने को मिलता है, संगीत में इनका योगदान देखने को मिलता है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, स्थापत्य कला में महाराणा कुंभा का योगदान देखने को मिलता है। तो अगर हम समग्र रूप की बात करें तो मेवाड़ के सबसे प्रतापी, सबसे यशस्वी शासक का नाम निकल कर आता है, तो वो है दोस्तों महाराणा कुंभा। इनके बारे में हम बात कर रहे थे कि महाराणा कुंभा के द्वारा संपूर्ण मेवाड़ में बहुत सारे दुर्ग बनाए गए और कवि राजा श्यामल दास के अनुसार 84 दुर्ग जो मेवाड़ में हैं, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, जिनके बारे में हम इससे पिछले वाले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों उस वाले वीडियो में हमने बोला था कि इसका जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा उसमें हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अब चर्चा करना चाहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। 1443 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 1459 में ये बनकर पूर्ण हो जाता है। 1443 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 1459 में ये बनकर पूर्ण हो जाता है। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा। तो कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम महाराणा कुंभा के नाम पर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम महाराणा कुंभा के नाम पर नहीं होकर उनकी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर है। इन्होंने अपनी पत्नी की नाम पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस वजह से दोस्तों इनको राजस्थान का शाहजहां भी कहा जाता है, जो कि कम न्याय संगत और नीति संगत प्रतीत होता है, क्योंकि महाराणा कुंभा का जो ओवरऑल योगदान है, समग्र जो योगदान है, वो शाहजहां से कहीं ज्यादा बढ़कर है। बल्कि ऐतिहासिक रूप से ऐसा कहना ज्यादा सही होगा दोस्तों कि शाहजहां को आगरा या फिर दिल्ली का महाराणा कुंभा कहना ज्यादा सही होगा। महाराणा कुंभा को राजस्थान का शाहजहां कहने से बेहतर तो वो होगा, क्योंकि इनका योगदान कई ज्यादा है अलग अलग क्षेत्रों में। तो महाराणा कुंभा के द्वारा अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। 1443 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 1459 में ये बनकर पूर्ण हो गया। दोस्तों इसका शिल्पी कौन था, इसका वास्तुकार कौन था? तो मंडन मिश्र। इनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, नाम ध्यान में रखना, मंडन मिश्र। ये महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था। मंडन मिश्र महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था और उनके द्वारा ही इसका नक्शा और ये सारी चीजें मंडन मिश्र के द्वारा ही तैयार की गई थी। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया? अपने शाही निवास हेतु, यानी कि कभी कभार यहाँ पर ठहरने के लिए शाही निवास हेतु महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। हालांकि ये दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा शाही निवास के हेतु करवाया गया, लेकिन कालांतर में दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी भी सिद्ध होती है। जब हम आगे थोड़ा और विस्तार में चीजों को पढ़ेंगे, अलग अलग शासकों के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको इस चीज की जानकारी मिलेगी दोस्तों कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भले ही शाही निवास के लिए महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, बावजूद इसके ये मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी सिद्ध होती है। शाही निवास के लिए करवाया गया। दोस्तों इस दुर्ग में एक और दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़। क्या नाम है भी? कटारगढ़ दुर्ग नाम है। कटारगढ़ दुर्ग नाम है। इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये कहा है, इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है
कि अगर कोई व्यक्ति उसको इस प्रकार से देखे तो उसने जो सिर पर पगड़ी पहन रखी है वो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाए, ये इतनी अधिक बुलंदी पर बना हुआ है। दोस्तों इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है, उसका नाम है दोस्तों बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसका नाम है प्यारे दोस्तों बादल महल। और इसी बादल महल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर होता है? इसी बादल महल में होता है। यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित कटारगढ़ दुर्ग में या फिर कटारगढ़ किले के बादल महल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों उदय सिंह का राज्याभिषेक भी होता है। उदय सिंह का इसमें राज्याभिषेक भी होता है। उदय सिंह जी जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे, इनका राज्याभिषेक भी कहां पर होता है? इसी कुंभलगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक भी होता है। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसका परकोटा यानी कि इसकी चार दीवारी, फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये दुर्ग है तो दुर्ग के आसपास क्या रहेगा? परकोटा रहेगा, चार दीवारी रहेगी। तो इसकी जो चार दीवारी है, जो परकोटा है, उसकी लंबाई दोस्तों है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर क्या है? चार दीवारी की लंबाई। यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की चार दीवारी की लंबाई है 36 किलोमीटर और चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है। इस पर एक साथ अनेक सारे घोड़े साथ में दौड़ सकते हैं, इतनी तो चौड़ाई है। और साथ ही 36 किलोमीटर इसकी चार दीवारी की क्या है भाई? चौड़ाई है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में जितने भी दुर्ग किले बने हुए हैं उनमें कुंभलगढ़ दुर्ग की जो चार दीवारी है इसकी लंबाई सर्वाधिक है। और अगर विश्व पटल पर बात करें हम तो इसकी लंबाई दोस्तों चीन की जो दीवार है उसके बाद में किसी भी दीवार की जो लंबाई है ये सेकंड नंबर पे, यानी कि पहले नंबर पर चीन की दीवार है, दूसरे नंबर पर कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा की जो लंबाई है वो आता है। और अगर हम स्पेसिफिक दुर्ग की बात करें तो विश्व में किसी भी दुर्ग की लंबाई, किसी भी दुर्ग के परकोटे की लंबाई इतनी नहीं है जितनी कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे की लंबाई है। तो ये तथ्य भी ध्यान में रखना है अपने को। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या पढ़ा आपने? कुंभल देवी जो महाराणा कुंभा की पत्नी थी, इनकी याद में या फिर इनके नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया। इसका जो शिल्पी था वो मंडन मिश्र था। महाराणा कुंभा ने अपने शाही निवास के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसमें कटारगढ़ दुर्ग है जिसमें बादल महल है। इस बादल महल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल बसर कहते हैं कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इसको इस प्रकार से देखे तो उसकी सर की पगड़ी नीचे गिर जाए। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की चार दीवारी की लंबाई 36 किलोमीटर है, जो कि विश्व में किसी भी दुर्ग की चार दीवारी की सर्वाधिक लंबाई है। और चीन की दीवार के बाद में ये सेकंड नंबर पर भी आता है। अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया गया। महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया गया वो भी हम चर्चा का विषय हम बनाना चाहते हैं। दोस्तों महाराणा कुंभा का जो स्थान है मेवाड़ में बहुत ही सम्मान शौर्य के साथ लिया जाता है। इनका स्थापत्य कला में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस वजह से पूरे राजस्थान में इनको आधुनिक स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा न केवल किले बनाए गए, स्मारक बनाए गए, इमारतें बनाई गई, बल्कि मंदिर बनाए गए, बहुत सारी इमारतें इनके द्वारा बनाई गई। इनके द्वारा दोस्तों मंदिर भी बनाए गए। क्या बनाए गए? इनके द्वारा मंदिर बनाए गए। कुछ मंदिरों का हम जिक्र करते हैं जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए। एक मंदिर बनाया दोस्तों इन्होंने श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी क्या नाम है? श्रृंगार चौरी। कहां पर बनाया? चित्तौड़ में बनाया। दोस्तों इसी श्रृंगार चौरी मंदिर में महाराणा कुंभा की जो पुत्री है, महाराणा कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, क्या नाम है उनका? रमाबाई। और ये रमाबाई भी विदुषी महिला थी। कैसी थी ये? विदुषी महिला थी। संगीत का इनको अप्रतिम ज्ञान था। संगीत का इनको अप्रतिम ज्ञान था। और साहित्य में इनका नाम वागीश्वरी के नाम से भी मिलता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि साहित्य में राजस्थान की किस महिला का नाम वागीश्वरी के नाम से मिलता है, तो महाराणा कुंभा की सुपुत्री रमाबाई का नाम वागीश्वरी के नाम से भी मिलता है। संगीत की ये भी विशेषज्ञ थी। और इनको संगीत की शिक्षा किसने दी थी? इनके गुरु कौन थे? संगीत गुरु। तो जब घर में दोस्तों टैलेंट है तो फिर बाहर गुरु ढूंढने की क्या आवश्यकता है। इनके पिताजी महान संगीतकार, संगीतज्ञ। तो इनके जो गुरु हैं दोस्तों वो गुरु महाराणा कुंभाई थे। यानी कि इनके गुरु कौन थे? कुंभाई थे। किसके गुरु? संगीत के गुरु। महाराणा कुंभा के द्वारा
चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी मंदिर बनाया गया। इसी श्रृंगार चौरी मंदिर में महाराणा कुंभा की सुपुत्री रमाबाई का विवाह होता है। रमाबाई के बारे में अपने को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इनका नाम साहित्य में वागीश्वरी के नाम से मिलता है। संगीत का इनको विशेष ज्ञान था दोस्तों, और इनके संगीत गुरु स्वयं महाराणा कुंभा थे। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में ही कुंभ श्याम मंदिर बनाया गया। कुंभ श्याम या फिर कुंभा स्वामी या फिर कुंभा स्वामी मंदिर बनाया गया। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ये जो मंदिर था कुंभ श्याम मंदिर या फिर कुंभा स्वामी मंदिर, ये कहाँ पर बनाया गया? चित्तौड़ में बनाया गया। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। इस मंदिर में अब इनके बाद में शासक कौन बनता है? उदा बनता है। उदा के बाद में कौन बनता है? रायमल बनता है। और रायमल के बाद में बनता है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का एक पुत्र था दोस्तों, उसका नाम था भोजराज, और भोजराज का विवाह होता है मीरा के साथ। तो वो जो मीरा है वो इस मंदिर में आती थी, कृष्ण की पूजा अर्चना करती थी, कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई रहती थी। इस वजह से इस कुंभ श्याम मंदिर का नाम वर्तमान में क्या है? मीरा मंदिर। यानी कि इसी कुंभ श्याम मंदिर का नाम वर्तमान में कुंभ श्याम मंदिर नहीं मिलेगा आपको। अगर आप चित्तौड़ के किले में घूमने के लिए जाते हो तो इसका नाम मिलेगा दोस्तों मीरा मंदिर। यानी कि महाराणा कुंभा के द्वारा जो चित्तौड़ में कुंभ श्याम या फिर कुंभा स्वामी मंदिर बनाया गया, वर्तमान में ये मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से एक और कुंभ श्याम मंदिर या फिर कुंभा स्वामी मंदिर महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़ में भी बनाया गया। अचलगढ़ कहाँ पर है? शिरोई में है। कहाँ पर है? शिरोई में। एक और मंदिर कुंभ श्याम या कुंभा स्वामी के नाम से महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़ में भी बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा कैलाशपुरी में मीरा मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। इसके बारे में मैं कुछ विशेष तथ्य हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, जो कि कुछ मायने में महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जो कुंभ श्याम मंदिर है इसमें एक मूर्ति थी। क्या थी? इसमें मूर्ति थी। इस मूर्ति को आमेर का शासक मानसिंह यहाँ से कहाँ ले गया? आमेर ले गया। यहाँ से आमेर ले गया और आमेर के किले में इसने जगत शिरोमणि मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित करवा दिया। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं इस बात को। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभा स्वामी मंदिर या फिर मीरा मंदिर जो कि चित्तौड़ में है, उस मूर्ति को आमेर का शासक मानसिंह यहाँ से उठाकर ले गया और आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर है उस मंदिर में उस मूर्ति को उसने स्थापित कर दिया था। उस समय बहुत पुराने समय की बात है। तो ये हमने किन के बारे में बात कर ली? मंदिरों के बारे में दोस्तों अब हमने बात कर ली। अब हम महाराणा कुंभा के संगीत ज्ञान के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि महाराणा कुंभा बहुत महान संगीतज्ञ भी थे, संगीतकार थे। महाराणा कुंभा को हम क्या कहते हैं? कटार, कला तथा कलम का धनी शासक। महाराणा कुंभा को कहा जाता है दोस्तों कटार, कला तथा कलम का धनी शासक कहा जाता है। तो महाराणा कुंभा के संगीत ज्ञान की अब हम बात करते हैं। महाराणा कुंभा को दोस्तों संगीतज्ञ शासक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। संगीतज्ञ या फिर संगीतकार शासक, संगीतकार म्यूजिशियन थे ये, संगीतकार शासक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनके दोस्तों जो संगीत गुरु थे उनका नाम है सारंग व्यास। महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु थे उनका नाम है दोस्तों सारंग व्यास। क्या नाम है? सारंग व्यास इनके संगीत गुरु का नाम है। इन्होंने बहुत सारे संगीत के ऊपर ग्रंथ भी लिखे हैं दोस्तों, उनका भी थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं हम। एक लिखा इन्होंने संगीत राज, संगीत राज लिखा इन्होंने। एक लिखा दोस्तों इन्होंने संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। एक लिखा इन्होंने दोस्तों वाद्य प्रबंध। एक लिखा इन्होंने दोस्तों वाद्य प्रबंध। एक लिखा इन्होंने दोस्तों सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध। एक ग्रंथ लिखा इन्होंने हरिवार्तिक, हरिवार्तिक। और एक ग्रंथ लिखा दोस्तों इन्होंने कामराज, कामराज रति सार, कामराज रति सार ग्रंथ। तो ये इतने सारे ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। महाराणा कुंभा के द्वारा ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं प्यारे दोस्तों, इनकी जानकारी कहाँ पर मिलती है?
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनकी जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनकी जानकारी मिलती है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना 1460 में महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाई गई थी। किसके सहयोग से? अत्रि एवं महेश के सहयोग से। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी, जो कि 9वीं मंजिल पर था। विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल पर 1460 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करवाई गई, जिसमें महाराणा कुंभा के संगीत ज्ञान तथा संगीत ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है। ये जितने भी ग्रंथ है दोस्तों महाराणा कुंभा के, ये वर्तमान में कहाँ रखे हुए हैं? ये दोस्तों वर्तमान में रखे हुए हैं अनूप संस्कृत पुस्तकालय, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में वर्तमान में ये सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराणा कुंभा ने, इनका एक दरबारी था, उस दरबारी का नाम है दोस्तों कान्हा व्यास। क्या नाम है? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास, इनका एक दरबारी था, उसका नाम है दोस्तों कान्हा व्यास। क्या नाम है? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास के द्वारा दोस्तों एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की गई। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की गई। इस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का राजवर्णन अध्याय स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखा था। ये किसने लिखा? महाराणा कुंभा ने लिखा था। इसके अलावा दोस्तों इनके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम है जयदेव। क्या नाम है? जयदेव। जयदेव ने दोस्तों गीत गोविंद की रचना की है। गीत गोविंद की रचना की है। और इस गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई। रसिक प्रिया टीका किसके द्वारा लिखी गई? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई। और रसिक प्रिया में ही दोस्तों राणा हम्मीर का नाम किस नाम से मिलता है? वीर राजा के नाम से मिलता है। राणा हम्मीर के बहुत सारे नाम थे, जैसे मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी, पंचानन, है ना। और इसके अलावा वीर राजा, तो वीर राजा नाम कहाँ पर मिलता है उनका? रसिक प्रिया में मिलता है। और ये जो रसिक प्रिया टीका है ये महाराणा कुंभा के द्वारा ही लिखी गई। किस पर लिखी गई? ये गीत गोविंद पर लिखी गई, जो कि जयदेव का ग्रंथ है। इसके अलावा दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा बाणभट्ट का एक ग्रंथ है, जिसका नाम है चंडी शतक। बाणभट्ट के ग्रंथ चंडी शतक पर महाराणा कुंभा के द्वारा चंडी शतक टीका भी लिखी गई थी। तो ये सारी जानकारी हमने किनके बारे में साझा की है दोस्तों? महाराणा कुंभा के बारे में साझा की है। महाराणा कुंभा के संगीत ज्ञान की जानकारी देती है कि महाराणा कुंभा एक महान संगीतज्ञ थे और संगीतज्ञ शासक भी इनको कहा जाता है। न केवल ये वाद्य यंत्रों को बजाना जानते थे, इनको वाद्य यंत्रों का बहुत अच्छा अनुभव था। बहुत उस वाद्य यंत्रों की जो कला होती है उसमें महाराणा कुंभा सिद्धहस्त थे, निपुण थे। इसके अलावा इन्होंने संगीत से संबंधित अनेक सारे ग्रंथों की रचना भी की है, जैसे कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, वाद्य प्रबंध, सुधा प्रबंध, हरिवार्तिक, कामराज, रतिसार। इनकी जानकारी अपने को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलती है, क्योंकि 1460 में अत्रि और महेश ने इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। ये सभी ग्रंथ वर्तमान में अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में रखे हुए हैं। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा कान्हा व्यास का जो ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, इसका राजवर्णन अध्याय स्वयं महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। जयदेव का जो ग्रंथ है दोस्तों गीत गोविंद, इस पर महाराणा कुंभा के द्वारा रसिक प्रिया टीका लिखी गई। और बाणभट्ट का जो ग्रंथ है दोस्तों चंडी शतक, इस पर महाराणा कुंभा के द्वारा चंडी शतक टीका भी की गई थी। ठीक है, अब हम दोस्तों महाराणा कुंभा के उपनाम तथा उपाधियों की चर्चा करना चाहते हैं कि महाराणा कुंभा के क्या क्या उपनाम थे और क्या क्या महाराणा कुंभा को उपाधियां मिली हुई थी। क्या क्या उपनाम है महाराणा कुंभा की, क्या क्या उपाधियां इनको मिली हुई थी, थोड़ी सी चर्चा इस पर हम करना चाहते हैं। उपनाम या फिर उपाधियां या फिर विरुद्ध, इनको विरुद्ध भी कहा जाता है दोस्तों, विरुद्ध। इनको कौन कौन से उपनाम उपाधियां या फिर विरुद्ध मिले हुए थे? महाराणा कुंभा को दोस्तों कटार, कलम तथा कला का धनी शासक कहा जाता है। महाराणा कुंभा को कटार, कलम तथा कला का धनी शासक कहा जाता है। कटार यानी कि
युद्ध कला में निपुण होने के कारण इनको कटार का धनी कहा जाता है। कलम यानी कि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, बहुत सारे संगीत ग्रंथों की रचना की है, तो राइटर भी थे, इस वजह से कलम का धनी कहा जाता है। कला यानी कि संगीत के बारे में जानकारी थी, संगीत से विशेष प्रेम था, वाद्य यंत्रों को बजाना जानते थे, तो इस वजह से इनको कला का धनी भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा को दोस्तों कटार, कलम तथा कला का धनी शासक कहा जाता है। महाराणा कुंभा को दोस्तों कटार, कला तथा कलम का धनी शासक कहा जाता है। इनको राजस्थान का शाहजहां कहा जाता है। इनको राजस्थान में आधुनिक स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में आधुनिक स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। आधुनिक स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। आधुनिक स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ बनाया वो एक तरीके से स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी इस प्रकार की इमारतें, स्मारक बनाए जो कि वास्तव में अपने आप में वास्तुकला तथा स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल पेश करते हैं दोस्तों। इस वजह से महाराणा कुंभा को राजस्थान में आधुनिक स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा को दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली हुई है। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता है। भट्टाचार्य क्यों किया जाता है इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से संबोधित? क्योंकि इनको संगीत का विशेष ज्ञान होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से संबोधित भी किया जाता है। महाराणा कुंभा को दोस्तों हाल गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पहाड़ी युद्धों का विजेता होने के कारण, पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण महाराणा कुंभा को दोस्तों हाल गुरु या फिर शैल गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। जबकि महाराणा कुंभा धनुर्धारी शासक होने के कारण इनको चाप गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों मुस्लिम शासकों द्वारा महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई, क्योंकि महाराणा कुंभा हिंदू धर्म के रक्षक थे। आसपास के जितने भी मुस्लिम शासक थे वो महाराणा कुंभा से खौफ खाते थे। इनके खिलाफ अनेक मुस्लिम शासकों जैसे मालवा गुजरात के शासक, बहुत सारे शासकों ने इनके खिलाफ रणनीतियां भी बनाई किसी भी तरीके से कुंभा को परास्त करने की। लेकिन कुंभा का शौर्य, बाहुबल, शक्ति, सामर्थ्य इतना था कि कोई भी कुंभा को पराजित नहीं कर पाया और इन्होंने हिंदू धर्म की हमेशा ही रक्षा की है महाराणा कुंभा ने। दोस्तों इसी वजह से महाराणा कुंभा को मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू सुल्तान की उपाधि भी प्रदान की गई थी। दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखने की है, जैसे महाराणा जो बप्पा रावल है दोस्तों, बप्पा रावल या फिर कालभोज, उनको हिंदू असूरज की उपाधि मिली हुई है। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि मिली हुई है। इसके बाद में हम राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, उनको दोस्तों हिंदू पत्त की उपाधि मिली हुई है। इसके अलावा महाराणा कुंभा को दोस्तों राय रासो, राय रायण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमेशा ही विद्वानों को आश्रय देते थे, यानी कि विद्वानों का आश्रय दाता होने के कारण महाराणा कुंभा को राय रासो, राणे रासो, राय रायण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों इनको अश्वपति कहा जाता है, क्योंकि ये घुड़सवारी में बहुत ज्यादा निपुण थे, इस वजह से महाराणा कुंभा को अश्वपति कहा जाता है। इनको गजपति कहा जाता है, क्योंकि हाथी हाँकने में बहुत ज्यादा कुशल होने के कारण इनको गजपति कहा जाता है। उस समय के मनुष्य में श्रेष्ठ होने के कारण इनको नरपति की संज्ञा भी दी गई है। एक बार फिर रिपीट करते हैं प्यारे दोस्तों, महाराणा कुंभा को कटार, कलम तथा कला का धनी शासक कहा जाता है। इनको राजस्थान में आधुनिक स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? क्योंकि इनको संगीत ग्रंथों का विशेष ज्ञान था। छापामार युद्ध पद्धति में सिद्धस्त होने के कारण इनको दोस्तों छापामार युद्ध पद्धति में इनको सिद्धस्त होने के कारण दोस्तों इनको छाप गुरु, ये मैं लिखना भूल गया, छाप गुरु की संज्ञा भी दी गई, क्योंकि इनको छापामार युद्ध प्रणाली में इनको विशेष सिद्धस्तता हासिल थी। छापामार प्रणाली वही है दोस्तों जिसका अनुपालन बाद में छत्रपति शिवाजी ने भी किया था, इस वजह से इनको छाप गुरु कहा जाता है। पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण इनको शैल गुरु कहा जाता है तथा धनुर्धारी शासक होने के कारण इनको चाप गुरु के नाम से भी जाना जाता है।
मुस्लिम शासकों द्वारा महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को राय रासो, राणे रासो, राय रायण की उपाधि मिली गई। और घुड़सवारी में निपुण होने के कारण महाराणा कुंभा को अश्वपति कहा जाता है। हाथी की सवारी में सिद्धस्त होने के कारण महाराणा कुंभा को गजपति कहा जाता है। उस समय के मनुष्यों में श्रेष्ठ होने के कारण महाराणा कुंभा को नरपति की संज्ञा भी दी गई है। ये दोस्तों महाराणा कुंभा की क्या है, उपनाम है, उपाधियां हैं, विरुद्ध है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात जानकर आश्चर्य जरूर होगा, वो है मेरे प्यारे दोस्तों कि इतने महान शासक, इतने महान अप्रतिम महान योद्धा, इनकी मृत्यु दोस्तों युद्ध में नहीं हुई है, बल्कि इनकी मृत्यु इनके पुत्र ने की थी। 1468 में इनकी मृत्यु, इनकी हत्या किसने की थी, इनके पुत्र ने की थी। होता क्या है दोस्तों, महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग में थे, कुंभलगढ़ दुर्ग में थे और मामा देव के कुंड के पास ये बैठे हुए थे, मामा देव के कुंड के पास ये बैठे हुए थे। तब इनका पुत्र आता है दोस्तों वहां पर उदा, इनका पुत्र आता है उदा या फिर उदयकर्ण। कुछ लोग तो कहते हैं या फिर कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि महाराणा कुंभा को इनके पुत्र द्वारा धक्का देकर मार दिया जाता है। कुछ बोलते हैं कि तलवार, उनके सीने में तलवार घोंप कर उनको मार दिया जाता है। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन इतने महान शासक का अंत स्वयं उनका पुत्र करता है जिसका नाम था उदा। इसी कारण दोस्तों इस उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। अब हम कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे जो भी महाराणा कुंभा से ही संबंधित हैं, उनकी भी हम यहाँ पर अभी चर्चा करना चाहते हैं। थोड़ी देर और आप वीडियो के साथ बने रहे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो फायदा पहुंचाएगा। कुछ और चीजों की हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर। महाराणा कुंभा अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दोस्तों जो इनके दरबार में थे मंडन मिश्र, उनका थोड़ा सा जिक्र करना चाहते हैं। इसके अलावा एक दो चीजों का और हम जिक्र करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि राजस्थान के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। इस वजह से हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम सारी चीजों को कवर करना चाहते हैं। और वैसे भी महाराणा कुंभा अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसमें हम किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, सारे पॉइंट को कवर करना चाहते हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं के बराबर हो। अब हम दोस्तों मंडन मिश्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। मंडन मिश्र, मंडन मिश्र दोस्तों, मंडन मिश्र कौन है? मंडन मिश्र महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था। मंडन मिश्र महाराणा कुंभा का क्या था? प्रधान शिल्पी था। मंडन मिश्र महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार शिल्पकार था मंडन मिश्र। इसके द्वारा दोस्तों अनेक सारे ग्रंथ लिखे गए, उनकी थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहते हैं। मंडन मिश्र के द्वारा दोस्तों देवता मूर्ति प्रकरण ग्रंथ लिखा गया, देवता मूर्ति प्रकरण ग्रंथ लिखा गया। क्यों लिखा गया दोस्तों इनके द्वारा? ये ग्रंथ मूर्ति कला से संबंधित है ना। ये ग्रंथ किससे संबंधित था? मूर्ति कला से संबंधित था। यानी कि मंडन मिश्र द्वारा मूर्ति कला को समझाने के लिए देवता मूर्ति प्रकरण नामक ग्रंथ लिखा गया। इनके द्वारा राजवल्लभ ग्रंथ लिखा गया, राजवल्लभ ग्रंथ लिखा गया आवासीय ग्रहों की जानकारी देने के लिए, यानी कि जो रहने के लिए घर होते हैं वो कैसे बनाए जाने चाहिए इसकी जानकारी देने के लिए इनके द्वारा आवासीय ग्रहों की जानकारी देने के लिए राजवल्लभ ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। रूपमंडन, वास्तुमंडन, वास्तु शास्त्र तथा प्रसाद मंडन, वास्तु शास्त्र, ये ग्रंथ भी किसके द्वारा लिखे गए दोस्तों? मंडन के द्वारा लिखे गए। मंडन जो कि महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था, इसके द्वारा रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन तथा वास्तु शास्त्र ग्रंथ भी लिखे गए। और ये ग्रंथ स्थापत्य कला की जानकारी देते हैं, यानी कि स्थापत्य कला को समझाने के लिए ये ग्रंथ मंडन मिश्र के द्वारा लिखे गए। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों कोदंड मंडन ग्रंथ भी लिखा गया, कोदंड मंडन ग्रंथ भी लिखा गया। दंड विधान के बारे में चर्चा करता है।
इसके अलावा सगुन मंडन ग्रंथ भी इसी के द्वारा लिखा गया, जो कि शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में बात करता है। इसके अलावा इसी के द्वारा दोस्तों वैद्य मंडन ग्रंथ भी लिखा गया। दोस्तों मंडन मिश्र का एक भाई था जिसका नाम था नाथा। क्या नाम था इनके भाई का? नाथा। इस नाथा के द्वारा दोस्तों वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा गया, वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा गया। और इन्हीं मंडन मिश्र का एक पुत्र था दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों गोविंद। क्या नाम है भाई? गोविंद। इस गोविंद के द्वारा दोस्तों कलानिधि द्वार दीपिका तथा उद्धार धोरिणी नामक ग्रंथ लिखे गए, उद्धार धोरिणी नामक ग्रंथ लिखे गए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मंडन मिश्र जो कि महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था, इसके द्वारा दोस्तों देवता मूर्ति प्रकरण ग्रंथ लिखा गया मूर्ति कला को समझाने के लिए। राजवल्लभ ग्रंथ लिखा गया आवासीय ग्रहों की जानकारी देने के लिए। रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन तथा वास्तुशास्त्र ग्रंथ स्थापत्य कला से संबंधित है। कोदंड मंडन ग्रंथ दंड विधान के बारे में चर्चा करता है। सगुन मंडन ग्रंथ शुभ अशुभ की जानकारी देता है। वैद्य मंडन दोस्तों चिकित्सा के बारे में जानकारी देता है। मंडन मिश्र का एक भाई था जिसका नाम है नाथा, इसके द्वारा वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा गया तथा मंडन मिश्र का पुत्र गोविंद के द्वारा कलानिधि, द्वार दीपिका तथा उद्धार धोरिणी नामक ग्रंथों की रचना की गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा कर लेते हैं जो भी महाराणा कुंभा से ही संबंधित हैं और महाराणा कुंभा की समकालीन थी, उनके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों महाराणा कुंभा का एक मंत्री था, हालांकि बहुत सारे मंत्री है लेकिन एक मंत्री की बात करें, कुंभा का एक मंत्री था, महाराणा कुंभा का एक मंत्री था, उसका नाम था दोस्तों धरणक या फिर धरणक शाह। महाराणा कुंभा का एक मंत्री था, उसका नाम है धरणक या फिर धरणक शाह। इस धरणक शाह द्वारा दोस्तों रणकपुर पाली में, इस धरणक शाह द्वारा रणकपुर पाली में मथाई नदी के किनारे आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। दोस्तों इस मंदिर में चार मूर्तियां हैं और ऐसा कहा जाता है ये जो चारों मूर्तियों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर है। जैसे अभी ये चार मूर्तियां हैं तो एक की डायरेक्शन इधर, एक की आपकी तरफ, एक की मेरी तरफ, एक की इधर। इस वजह से दोस्तों इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है, चौमुखा मंदिर भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर में 1444 क्या है? खंबे हैं। 1444 इसमें क्या है? खंबे हैं। इस वजह से इस मंदिर को खंबों का अजायबघर भी कहा जाता है। खंबों का अजायबघर भी इस मंदिर को कहा जाता है। खंबों का अजायबघर भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा का एक मंत्री था, उसका नाम है धरणक या फिर धरणक शाह। इसके द्वारा रणकपुर पाली में मथाई नदी के किनारे आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसमें चार मूर्तियां 90 डिग्री के कोण पर मुख किए होने के कारण उसको चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है तथा इसी मंदिर में 1444 खंबे होने के कारण इसे खंबों का अजायबघर भी कहा जाता है। अब हम दोस्तों कीर्ति स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे कीर्ति स्तंभ के बारे में। आप बोलोगे कि कीर्ति स्तंभ के बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये कीर्ति स्तंभ दूसरा है। और दोस्तों ये कीर्ति स्तंभ भी कहाँ पड़ता है? ये कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में ही है। अलग बात क्या है वही बात करनी है बस। दोस्तों ये जो कीर्ति स्तंभ है ये 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुआ था। 11वीं और 12वीं सदी के मध्य इसका निर्माण हुआ था।
एक जैन व्यापारी था दोस्तों, जैन व्यापारी था एक, उस जैन व्यापारी का नाम था दोस्तों जीजा शाह। क्या नाम था? जीजा शाह। जैन व्यापारी जीजा शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। 11वीं और 12वीं सदी के मध्य इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया। ये स्तंभ दोस्तों 75 फीट ऊंचा है तथा 7 मंजिला है। जो अपना विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ वाला, वो कितने मंजिला है? वो अपना जो विजय स्तंभ है दोस्तों वो 120 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला है। जबकि ये जो कीर्ति स्तंभ है प्यारे दोस्तों, ये 75 फीट ऊंचा है और 7 मंजिला है। जैन व्यापारी जीजा शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 11वीं और 12वीं सदी के मध्य। दोस्तों ये जो मंदिर है ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित होने के कारण इस मंदिर को मंदिर क्यों बोल रहा हूं मैं दोस्तों, ये जो स्तंभ है ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित होने के कारण इसको आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। यानी कोई आपसे अगर पूछे कि चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ कितने हैं तो आप बताओगे 2 है। एक 11वीं तथा 12वीं सदी के मध्य बना हुआ है, जबकि एक 14वीं तथा 15वीं सदी के मध्य बना हुआ है। एक का निर्माण महान शासक महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, जबकि दूसरे का निर्माण जीजा शाह जो कि जैन व्यापारी था उसके द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। ये हमारी संपूर्ण जानकारी महाराणा कुंभा के बारे में दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने को मुख्य जो टॉपिक पढ़ना है वो महाराणा सांगा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? महाराणा सांगा के बारे में पढ़ना है। लेकिन दोस्तों महाराणा सांगा से पहले 2 शासक और आते हैं और उनका जो डिस्कशन है वो केवल 5-7 मिनट का है। तो मैं सोच रहा था कि अगर नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली महाराणा सांगा के बारे में ही पढ़ेंगे और जो 2 शासक बीच में आ रहे हैं अपने उदा या फिर उदयकर्ण तथा रायमल, उनके बारे में आज ही चर्चा कर लेते हैं क्योंकि 2-5 मिनट की ही बात है। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी उसमें डायरेक्टली हम महाराणा सांगा जो कि प्रमुख शासक है मेवाड़ के, गोइल वंश के तथा सिसोदिया शाखा के और जिनसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट शुरू से उनके बारे में हमारी चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। तो हम 2 शासकों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। एक का नाम है दोस्तों राणा उदा, राणा उदा या फिर उदयकर्ण, राणा उदा या फिर उदयकर्ण। इसका समय था दोस्तों 1468 से 1473 के मध्य। राणा उदा या फिर उदयकर्ण ने अपने पिता महान शासक महाराणा कुंभा की हत्या की थी और हत्या करके ये शासक बना था। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इस वजह से उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। पितृहंता शासक कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है तो आप क्या बताओगे? उदा या फिर राणा उदा को कहा जाता है। दोस्तों इसने अपने पिता तथा लोकप्रिय शासक महाराणा कुंभा की हत्या की थी। इस वजह से इसके जो खिलाफ माहौल तो मेवाड़ में वैसे ही था और इसका जो भाई था रायमल वो भी लोगों को इसके खिलाफ क्या कर रहा था? लामबंद कर रहा था। इसी वजह से दोस्तों इस पर रायमल के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और इनके मध्य युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों, डाडिमपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? डाडिमपुर का युद्ध। डाडिमपुर का युद्ध लड़ा जाता है जिसके में ये जो उदा है ये परास्त होता है और परास्त होने के बाद में दोस्तों ये चला जाता है मालवा। कहाँ चला जाता है? मालवा चला जाता है। और मालवा में जब ये जा रहा होता है तब इस पर बिजली गिरती है और बिजली गिरने के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बिजली गिरने के कारण उदा की मृत्यु हो जाती है। जैसी करनी वैसी बढ़नी। राणा उदा जो कि महाराणा कुंभा की हत्या करके मेवाड़ का शासक बना था, इसे मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। डाडिमपुर के युद्ध में राणा रायमल के द्वारा इसको परास्त कर दिया गया। फलस्वरूप मालवा चला गया, वहां पर बिजली गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में हम राणा रायमल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राणा रायमल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों राणा रायमल का जो विवाह होता है किससे होता है? 1444 की आंवल और बावल की संधि पढ़ो आप। 1444 में जो आंवल और बावल की संधि हुई थी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। दोस्तों 1444 में
क्या हुई थी, आवल और बावल की संधि हुई थी। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य क्या संधि हुई थी, आवल और बावल की संधि हुई थी। यानी कि सोजत नदी के एक तरफ मेवाड़ का हिस्सा रहेगा और दूसरी तरफ मारवाड़ का हिस्सा रहेगा। ये जो संधि हुई थी ये महाराणा कुंभा जो कि मेवाड़ का शासक था उनके तथा मारवाड़ के शासक राव जोधा के मध्य हुई थी और हंसाबाई के प्रयासों से ये संधि हुई थी। दोस्तों उस संधि के तहत ही महाराणा कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ रियासत की राजकुमारी से कर दिया था। और रायमल का विवाह उस समय मारवाड़ रियासत की राजकुमारी राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से किया था। किससे किया था, श्रृंगार देवी से। यानी कि इसका विवाह किससे हुआ था, श्रृंगार देवी से हुआ था। श्रृंगार देवी किसकी पुत्री है, राव जोधा की पुत्री है मारवाड़ रियासत की। इसके द्वारा दोस्तों श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। तो ये एक जानकारी है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया, 4 ऑप्शन तो आपको श्रृंगार देवी लगाना है, इस वजह से मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा दोस्तों राणा रायमल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया। मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। किसने बनाया था एकलिंग जी का मंदिर, बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग जी का मंदिर बनाया गया था। और मेवाड़ के जितने भी शासक हैं वो एकलिंग जी को ही अपना राजा मानते हैं और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। इन्हीं एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार राणा रायमल के द्वारा करवाया गया और इनकी पत्नी श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। और उदय के बारे में 2 चीजें हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों ये अपना महाराणा कुंभा जो टॉपिक चल रहा था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमने मंडन मिश्र के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा चित्तौड़ में एक दूसरा जो कीर्ति स्तंभ है उसके बारे में चर्चा की है। इसके अलावा दोस्तों हमने राणा उदय के बारे में तथा राणा रायमल के बारे में भी चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा महाराणा संग्राम सिंह या फिर महाराणा सांगा, जो कि राजस्थान के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ ये जो पूरा पर्टिकुलर क्लास है आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सहायता पहुंचेगी। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।